नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है अपना पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अंतर्गत में हम जो प्रथम यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसका करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने पहले वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के बारे में जाना। इस लेसन का हमारे बीएड के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में भी अपन ने जाना। और हमने पाठ्यक्रम की अवधारणा यानी उसका अर्थ, परिभाषा और उसके पाठ्यक्रम का आधार किन आधार पे होना चाहिए, जिसमें हमने दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इन सबको आधार रखते हुए हमने पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अधिकतर प्रश्न आता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये अलग अलग विषय में अलग अलग रूप में अलग अलग आता है। हमारे राजनीति विज्ञान में यह प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा, इसमें किसी कक्षा को डाल देते हैं, जैसे कक्षा 8 है या माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो लगभग सभी सिद्धांत लगभग सभी स्तर पे हों, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, ठीक है ना, और या हाई सेकेंडरी हो, तो इनके स्तर में सिद्धांत लगभग वही रहते हैं। इसलिए हमें कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पहले जो हमने पढ़ा है और उसको और इसको मिला के एक प्रश्न पूछ लिया जाए, तो अब हमें अपनी लेखन शैली पे भी ध्यान देना है। हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाएँ, इसके लिए हमें कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और प्रभावी रूप से अपनी बात को कहनी है, ठीक है ना। एक प्रश्न ये आ जाता है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा को बताते हुए उनके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, क्योंकि इसमें अर्थ, परिभाषा और इसके मुख्य सिद्धांत आएंगे। अब मुख्य सिद्धांतों का आप वर्णन करोगे तो लगभग 5 पेज 6 पेज आराम से भर जाएंगे, लेकिन इतना समय आपके पास में नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इनका संक्षेप में वर्णन करते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि किससे संबंधित हैं, राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। तो पहला जो सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसमें जिन विषयों का स्थान दिया गया है वे बालक के भावी जीवन में उपयोग में आए, ठीक है ना। बालक को जो भी ज्ञान विद्यालय में आपने, जैसे कि 3rd क्लास में पर्यावरण के रूप में सामाजिक उसमें शामिल होती है, उसमें कुछ राजनीति के पॉइंट भी डाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार 5th क्लास में आते हुए तो हमें वहाँ पर उनको बेसिक जानकारी देनी है। परिवार क्या है, समाज क्या है, इसकी जानकारी देनी है। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जानकारियों में इजाफा होता जाएगा, और इजाफा होने के साथ साथ में हम क्या करेंगे, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और विस्तार से बच्चों को बताएंगे। तो आज उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब यही है कि बालक के जीवन में जो विषय आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जो टॉपिक आपके शामिल हैं,
उनका जीवन में कहीं न कहीं वह उपयोग कर सके। ये उपयोगिता का सिद्धांत कहता है। फिर दूसरा है रचनात्मक उपलब्धि का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में किसी न किसी प्रकार की योग्यता पाई जाती है। अब ये योग्यता उसकी खेलकूद से लेके सांस्कृतिक, साहित्यिक और पढ़ाई में भी हो सकती है। अब हर एक बालक की रचनात्मक योग्यता अलग अलग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? रचनात्मक उपलब्धि को ध्यान में रखकर, यानी खेलने वाले बच्चे के लिए भी इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं पढ़ने वाले सबको मिश्रित सार्वभौमिक रूप से उसको उसके अंतर्गत शामिल करेंगे तो हर एक बालक इसमें, प्रतिभाशाली बालक, मध्यम और कमजोर, उन सबको इसमें सहायता मिले। इस प्रकार हम रचनात्मक उपलब्धि के, अब बालक उस पाठ्यक्रम को पढ़कर उसमें क्या चेंज आता है, ये हमें रचनात्मक कार्य कर सके। जैसे अब कुंभा को पढ़ाते हैं हम, या महाराणा प्रताप को पढ़ाते हैं, तो उनमें क्या रचनात्मक बदलाव आते हैं, उनमें वीरता के भाव आते हैं, उनकी कला, कुंभा की जो भवन बने हों, उन्होंने जो किले दुर्ग बनाए हैं, उनको देखकर वह क्या अनुमान लगाते हैं, इन सब में उनका रुचि जागृत होती है। फिर आता है जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश। देखो, पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि उनमें से सब क्रियाएं आ जाए, चाहे बालक के स्वास्थ्य से संबंधित हो, उसके विचारों से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, कुशलता से संबंधित हो, मूल्यांकन से संबंधित हो, चाहे अभिव्यक्ति और उसके चरित्र, सामाजिक, आर्थिक संबंधों को उन्नत बनाए, यानी इन सबका इसमें समावेश होना चाहिए। इसलिए वर्तमान की शिक्षा को रोजगारमुखी शिक्षा बनाने का प्रयास किया गया था, और वर्तमान में भी इसी प्रयास के अंतर्गत में यह तय किया गया है कि बच्चा विद्यालय, महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करके जब विद्यालय महाविद्यालय से बाहर निकले तो वह अपना जीवन यापन कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए कई प्रकार की पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसमें चाहे आपने देखा होगा 10वीं के बाद में ITI का है। बच्चा अब वो नहीं रहा है कि केवल गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागता रहे। अब वर्तमान में ये हो गया है कि आपकी जैसी बालक की रुचि है, जैसे को प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी। अब जो सामान्य हैं और जो सामान्य बालक हैं वह पढ़ाई करने के बाद में ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में हो सकता है B.Ed करें या अन्य डिप्लोमा करें, जैसे MBA करें, जो भी है इस प्रकार कर सकते हैं। इसी के अलावा 10th के बाद में कोई 12th करता है, कोई ITI में एडमिशन लेता है, 12th के बाद में एडमिशन करता है, तो ये सारी जीवन से संबंधित सब क्रियाओं का समावेश होता है। फिर अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। देखो, अनुभव के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी विचारधारा जो शिक्षा के जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से भी नहीं है जिन्हें परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाए, आया टीचर किताब ली और बच्चों को पढ़ा दिया, ये नहीं होना चाहिए। और अब पाठ्यक्रम में उन सब अनुभवों को भी शामिल किया जाए जिसमें हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियाँ सहायता करें या ना करें,
तो ये क्रियाएं जैसे विद्यालय में हैं, कक्षा, आप ऐसा लगता है तो वो पुस्तकालय में कक्षा लगा दिए, कभी आपको लगता है प्रयोगशाला में ले गए, प्रयोगशाला के वहाँ टॉपिक के अनुसार यदि प्रयोगशाला की आवश्यकता है तो आप प्रयोगशाला में ले जाकर वहाँ प्रयोग करवा दिए। इसके अलावा खेल कूद से संबंधित है तो बच्चों को खेल ग्राउंड में ले गए, वहाँ पर करवा दिया, वहाँ पर उनका वो पाठ आप उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ में करवाते जाइए। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि प्रशासनिक भवन के बारे में जानकारी देने तो उसको पूरे भवन का भ्रमण कराइए और एक एक के बारे में डिटेल से समझाइए। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, उनमें पूर्णता आती। और इसी के साथ साथ में जैसे पुस्तकालय से संबंधित ऐसा कोई टॉपिक है जो बच्चे स्वयं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनको लाइब्रेरी में बिठा दिया, तो अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे कि भाई लोकतंत्र के बारे में ये पुस्तक ये कह रही है और दूसरी पुस्तक में देखा वो क्या कह रही है, इसी प्रकार दूसरी तीसरी पुस्तक ऐसे अनेक पुस्तकों में के ज्ञान को एकत्रित किया जाता है। तो ये क्या है, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर शिक्षक अपने विचार व्यक्त करता है और शिक्षक यदि इस कार्य में असमर्थ है, बहुत सारे क्या होते हैं, शिक्षक को ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान नहीं होते हुए भी वह क्या करता है, अपने योग्यता को साबित करने के लिए या अब मैं टीचर हूँ, मैं अब इन बच्चों से कैसे पूछ लूँ, हो सकता है कि मेरे से ज्ञान ज़्यादा आप में हो। तो इस प्रकार जब अहम की भावना बच्चों में आ जाती है या टीचर में आ जाती है तो वह सीख नहीं पाता है। तो यदि अनुभव, पिछले साल मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, अब अनुभव किया मैंने इस टॉपिक में ये कमी की रखी और इसके बाद में मैं उस अनुभव से कि बच्चों को 100% देना है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं क्या करूँगा, उसमें सुधार करूँगा। और यदि आप सुधार नहीं करते तो आपने अपने अनुभव से कुछ नहीं सीखा है। इसके साथ में विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, जैसा कि हमारा संविधान में भी बताया गया है कि हमारा संविधान भी लचीलेपन को लिए हुए होता है और उसमें कई प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी विविधता होनी चाहिए और लचीलेपन का, यानी कहीं अपन को ये होता है कि किसी दृष्टिकोण है, मनोवर्ती है या आवश्यकताओं के अनुकूल उसको बनाया जा सके। जैसे राजस्थान की परिस्थिति अलग है तो राजस्थान की परिस्थिति को ध्यान में रख के यहाँ पाठ्यक्रम बनाया जाए, गुजरात की परिस्थिति अलग है तो गुजरात के हिसाब से अलग बनाया जाए, आसाम की परिस्थिति अलग है तो वहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखकर इसका अब पाठ्यक्रम बना दिया गया है, लेकिन अब उसको लागू करना टीचर का कार्य है। तो उसमें लचीलापन ये रखना है कि मुझे यूँ नहीं है कि फर्स्ट यूनिट से शुरू करूँगा और लास्ट यूनिट पे ख़त्म करूँगा। आपको लगता है फर्स्ट यूनिट आपकी थोड़ी कठिन है तो आपको सरल जो लगता है वो टॉपिक पहले शुरू कर दो और सरल से कठिन की ओर जाइए, ठीक है ना। तो ये सारे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम को, इस जीवन को संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि पाठ्यक्रम उस समुदाय विशेष के लिए या उन बालकों की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं उनके संपर्क में आए और वह संपर्क में उसमें उसका ब्यौरा हो, तो बालकों को लगेगा कि नहीं ये पाठ्यक्रम हमारा है, वरना क्या होगा, ये लगेगा कि ये पाठ्यक्रम कहाँ से आ गया, कैसे आ गया है। तो इसके लिए हमें पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। फिर अगला बिंदु है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। मैं
आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको फ्री मिले, समय मिलता है, अभी लगभग कोरोना काल चल रहा है, आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई मुख्य रूप से आपका अध्ययन का एकमात्र साधन है। इसके साथ में ही आप अपनी आत्म अवलोकन कर लें कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपकी जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और सरकार ने यदि चाहा इंटर्नशिप मिलती है या ना मिलती है, ये सरकार के जैसे निर्देश होंगे उसके अनुसार होगा। लेकिन क्या आप रीट की परीक्षा के लिए काबिल हैं? अपने आप को योग्यताधारी तो मानेंगे, लेकिन क्या आप कहाँ खड़े हैं? आपकी एक सीट आपने बुक कर रखी है, आप कैसे बुक करेंगे? आप अपनी योग्यता साबित करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अभी इतना समय है आपके पास में, घर पे आप हैं, 24 घंटे हैं आपके पास में। 24 घंटे में से यदि 8 घंटे निकाल दिए जाएं या 12 घंटे भी निकाल दिए जाएं, तो आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। इस अवकाश के समय का सदुपयोग करके अधिक से अधिक आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप अभी वर्तमान में आपके पास में इतनी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल आपको पास में उपलब्ध है, तो आप इस अवकाश के समय के का सदुपयोग करें। मैं खुद अभी जब से कोविड-19 के कारण 20 अप्रैल से जब ये कोविड लॉकडाउन हुआ है, तब से लेके हम सभी साथियों ने ऑनलाइन क्लास और इसके अलावा हमारी पढ़ाई भी जारी रखी है, ताकि हमें, क्योंकि अब इतने कई साल हो जाते हैं, तो हमें अनुभव ये हो जाता है कि हमारी कमियां कहाँ रही है। उन कमियों को हम भी दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों का अधिक से अधिक लाभ हो। और हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुखमय हो और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। तो हमारी जो कमियां हैं, चाहे इसमें खेलकूद हो, सामाजिक सौंदर्यता आदि क्रियाएं हैं, तो इन क्रियाओं की तरफ भी हमारा अवकाश के समय ध्यान होना चाहिए। हो सकता है मेरे कोई सब्जेक्ट में कमजोरी हो या अपने सब्जेक्ट में कोई टॉपिक में कमजोरी हो, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत लागू होता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट स्कूल शिक्षकों के लिए अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत वैसे ही होता ही है। प्रशिक्षण गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, इन सब विषयों का अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि टीचर अपनी कमियों को दूर कर सके। फिर है क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, क्रिया का सिद्धांत 4H पर आधारित है। किस पे आधारित है? 4H को स्थान दिया गया है। 4H का मतलब, एक H का मतलब है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य से, ठीक है ना। ये हेल्थ है। दूसरा आता है हेड, मस्तिष्क से। तीसरा है हैंड, हाथ से। और तीसरा है आपका हार्ट, यानी हृदय से। ये 4H क्रिया का सिद्धांत। इसमें बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इसके अलावा प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में हाथ और हृदय की शिक्षा बालकों को दी जाए, यानी करके सीखे, क्रिया के माध्यम से सीखे। इसीलिए वर्तमान में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है।
आपके बीएड में भी पहले थ्योरी के अंक ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें प्रायोगिक के अंकों का भी अनुपात धीरे धीरे बढ़ा है। तो 4H की बहुत अधिक, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, हाथ के द्वारा कार्य करेंगे, मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें शिक्षा, इन 4H में शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। इसी के साथ में अंतिम है वैयक्तिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। इसमें व्यक्तिगत जो भिन्नताएं पाई जाती है, स्व की आवश्यकताएं होती हैं, चाहे बालक हैं, चाहे बड़ा है, किशोर है, तो सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। तो इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपना पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, तो वह पाठ्यक्रम सबसे अच्छा होगा। तो आज हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।